कंजुगेशन होगा। दूसरी बात बताइए कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए कहा गया कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज कहाँ कहाँ, तो डबल बॉन्ड अल्कीन में C पर प्लस और C पर फ्री रेडिकल, समझा कि नहीं। या आप ये भी कह सकते हैं चौथा कि बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप हो। हाँ, तो आपको ये पहले बता दिया गया था, मतलब उसमें बताया गया था कि 1 कार्बन sp2 होना चाहिए और sp2 से लगे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। रिपीट, sp2 हाइब्रिडाइज से जस्ट डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम sp3 मतलब अल्फा कार्बन कहेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन की पहली कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 में C डबल बॉन्ड C पे प्लस और C फ्री रेडिकल आएगा, और इसके एडजेसेंट कार्बन जो है जिसको अल्फा कार्बन कहा गया वो sp3 होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्या यहाँ तक बातें हुई थी, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ओके, वेरी गुड। उसी जो मैंने लिस्ट बनाया था तो उसी के नीचे आप लिखिएगा, बताइए इसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, सारे लोग मिलके बोलिए, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, स्वास्थ्य भंडारी आज जोर से बोलेंगी। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, अरे बोलो ना। तो ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये, हाँ अल्फा कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बताइए, 2, 2 2 ना 4, अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, सच सच बोल दीजिए भाई। बताइए क्या यहाँ फ्री रेड का इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में क्या कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो बताओ हाउ मेनी अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 6। 6। तो देखिए ये sp2 है, और अपने लैंग्वेज में करते रहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, उसके एडजेसेंट कार्बन sp3 होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 6 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हाइपर कंजुगेशन कब होगा कब नहीं होगा ये मैंने आपको पढ़ा दिया। टॉपिक डालिए एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाँ, कैसे समझेंगे हाइपर कंजुगेशन है, तो आपको बता दिया गया कि 1 कार्बन sp2 होना चाहिए, sp2 का मतलब अल्कीन, C पर फ्री रेडिकल, C पे प्लस, उसका एडजेसेंट कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, पहली बात इसका एप्लीकेशन, पहली बात लिखिए, इट गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन भी, कार्बोकेटाइन भी, सब के बारे में, लेकिन हम अभी अल्कीन की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन आएगा तो कार्बोकेटाइन में बताएंगे। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जल्दी लिखिए, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जल्दी लिखिए प्लीज, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। सर। हाँ बोलिए। सर इसका एक क्वेश्चन असाइनमेंट बता सर। चलिए आगे बढ़िए, क्या क्वेश्चन था हाइपर कंजुगेशन का, बताइए जल्दी। सर हाइपर कंजुगेशन का तो सर फर्स्ट वाला था सर असाइनमेंट का सर, और हाँ सर क्या ऐसा है, भी फोर्थ था सर, उसमें स्टेबिलिटी पूछ रखी थी किसकी स्टेबिलिटी पूछ रखी थी? सर, अल्कीन की सर, कि तो सर यार कौन पढ़, सा। यार तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ लो, आ जाएगा यार, तुम ये भाई पढ़ा रहे हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है दोस्तों, बोलो हाँ या ना। अब यस देखो सर। तुम्हें क्वेश्चन दे देगा या एग्जाम्पल, फर्स्ट देखो बात वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वही सब बातें हैं। पहला आपको दे देगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको दे देगा
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात जब भी होगी माइंड में हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6। जितना हाइपर कंजुगेटिंग होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सन होता रहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी B ग्रेटर देन A। बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, आया समझ में हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई Yes, कंफ्यूज? sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी में एग्जांपल। हाँ बोलिए बोलिए। वो मैं जस्ट अभी आया, मेरे को पीछे के दिखा दो। हाँ जरूर दिखाएंगे भाई, बहुत अच्छा आदमी है। पहले उसी जो कल जो टेबल बनाया था उसमें ये 2 लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी ये ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। बढ़े आगे। हाँ जी हाँ जी। चलो। हाँ ये एप्लीकेशन, ये पहला ही पॉइंट हुआ, इट गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. यस थैंक यू। आगे बढ़ें। यस सर। पहला क्वेश्चन, यस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ले लिया सर। यस अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 2 अल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आपको कहे, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करके बताएंगे। पहला, ये डबल बॉन्ड है भाई। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताओ। हम कुछ भी नहीं बताएंगे, तुम लोग आंसर दो, कि तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो। पहले क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन देख लो, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन So C का structure समझ नहीं आ रहा से क्या बनाया है? ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है। अच्छा ओके ओके सर ठीक। ये है। आंसर साथ तुम 2 नाम से आए थे क्या? तो वो लाइट चली गई थी तो मैं अपने लैपटॉप से अच्छा कनेक्ट ओके कर ओके लिया। ठीक है। अब से एक ही होगा, अब देख लीजिए। हाँ कोई एक बात नहीं, मैं ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सारे लोग बताओ। 12 12। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ। 8 8। 3 3 2। वेरी गुड, सबका यही है। यस सर। अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 बताओ। सर 5 वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी। ए, बताओ सबको नहीं फिर समझ में C। आया? बोलो बोलो बोलो। Sir. अरे हाँ अब बताओ सर, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी वाला हो गया क्लियर? अभी भी नहीं क्लियर हुआ भाई? जी सर वो तो हो गया। तुम पूछ रहे थे ना स्टेबिलिटी, क्लियर हो गया? हाँ सर वो तो अब कर ही लूंगा सर। अच्छा आप कर ही लोगे ना? हाँ ठीक है, बस सब्र किया करो, सब हो जाएगा। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़े, बताओ सारे लोग। यस Yes, सर। sir. तो हाँ ये एग्जांपल करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अरे स्वस्ति भंडारी को समझ में आ रहा है? Yes, अभी sir. चलिए सारे लोग स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताइए। सर ए ज्यादा होगा बिकॉज सर, उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। Yes, थैंक यू। sir. हाँ, So B में 0 है. बी इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ रेजोनेंस है। अब गौर से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है। रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। गौर से सुनो, अब मैं जो कंसेप्ट समझा, जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी आए हाइपर कंजुगेशन को तभी देखेंगे जब रेजोनेंस ना रहे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. हाँ, याद रखना, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस हम रेजोनेंस को देते हैं, एक जगह को छोड़कर हैलोजन, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। रीजन वही है, यहाँ सिर्फ पाई है, यहाँ सिग्मा पाई है, ओनली सिग्मा। सिग्मा स्ट्रांग है, पूरी तरह डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रख लो। ये अब देखो, पहले बेसिक क्वेश्चन आदमी को कराना चाहिए। अब बताओ, और सुनो, जब भी अल्कीन की स्टेबिलिटी की क्वेश्चन आएगा तो अंधाधुन हम हाइपर कंजुगेशन नहीं देखेंगे। सबसे पहले देख लेंगे क्या रेजोनेंस है या नहीं। रेजोनेंस अगर एब्सेंट होगा तभी हम हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आया सर। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब बातें ध्यान देनी है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, हाँ या ना? No, sir. यस, नो सर। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी लिख लो, काम देगा। Done, sir. दूसरा एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन। इट गिव्स द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। देखिए, गौर से सुनिए, एक नई बातें अब आपको समझ में आएंगी, ध्यान देना है। पहले ये लाइन लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा मैं। Done, sir. सबको समझ में आया, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? So, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने पढ़ा, गौर से सुनिए, कि बेंजीन में ये बेंजीन है और ये मिथाइल है। उस दिन जो मैंने नाथन ब्रेकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। इसके बाद फिर मैं एक कंक्लूजन लिखवाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड हो, तो अब इसमें दो इफेक्ट है, प्लस आई है और हाइपर कंजुगेशन है। इस हाइपर कंजुगेशन को प्लस एच कहेंगे, चूंकि देने वाला है। सुना सारे लोग? तो yes, sir. हाँ, तो अब कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ध्यान दीजिए। एक्टिवेटिंग ग्रुप, याद है मैं इससे पहले आपको लिखाया था वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप लिस्ट में, तो उसमें अल्काइल ग्रुप ही लिखा था। आज आपको रीजन मालूम होगा ऐसा क्यों है, सारे लोग ध्यान दें। रेजोनेंस जब होगा तो इसमें देखिए sp2 हाइब्रिडाइज है, एडजेसेंट कार्बन sp3 3 अल्फा, ये यहाँ। तो बताओ, CH3 बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? जल्दी बताओ। दे रहा है. हाँ, तो ऑर्थो पैरा देखो, प्लस m पे भी ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या Yes, sir. ना? Yes, sir. यस, तो ये H प्लस हो गया। सारे लोग ध्यान दें। तो आपको ये फिर ये यहाँ। अब मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ ये बताना था कि मिथाइल में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, जबकि की एटम पर लोन पेयर नहीं है। तो आपको कहना है इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? ये तीन स्ट्रक्चर बनाइए, मैं फिर और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
अब कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे कि बताओ अल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट है, तो कहिए प्लस आई भी है और हाइपर कंजुगेशन का प्लस एच है। इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग की अब दो पहचान, जो प्लस एम इफेक्ट शो करे या जो प्लस एच शो करे। Done, sir. अब सुनिए प्लीज, मिथाइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होगा जल्दी बताओ। प्लस आई एंड प्लस Hyperconjugation. CH3 CH2 प्लस आई, सारे लोग ध्यान दो, प्लस एच सी। और बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा जब ये डबल बेंजीन से कनेक्टेड हो, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 या 3। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा 2, क्योंकि ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ना, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसमें भी प्लस आई है और प्लस एच है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन बताओ इसमें? ये एक। सर 1। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इसमें ओनली प्लस आई है बस। क्यों? जब ये कनेक्टेड होगा तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? इसमें Yes, ओनली sir. प्लस आई, Yes, नो sir. अल्फा हाइड्रोजन, प्लीज नो हाइपर कंजुगेशन। जान के एनसीईआरटी का एक बहुत जबरदस्त लाइन है, और ये जी में, जी एडवांस में भी बहुत दफा पूछ चुका है। गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऐसे पूछ दे, तो आपको मालूम है टर्शरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर आपको मालूम है प्राइमरी अल्काइल, और लास्ट में आता है मिथाइल ग्रुप। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. अब देखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ, या ऐसे लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी of alkyl group attached to unsaturated system। मतलब डबल बॉन्ड। जानते हो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन CH3 डोनेट करेगा। क्यों? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद प्राइमरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। आपसे पूछेगा राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड, तो मिथाइल सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए मैंने जब बेयर्स कल जो मैंने आपको बताया था कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो मिथाइल पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, इसलिए ये प्लस आई के जरिए भी दे रहा था और प्लस एच के जरिए भी दे रहा था। टर्शरी अल्काइल में सिर्फ देने की टेंडेंसी है प्लस आई की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले इस पर अटैक करेगा। इस दो लाइन को घर पर अच्छे से देखिए, दोनों क्वेश्चन को। कोई भी पूछे कि अब अल्काइल ग्रुप में, आप गौर से सुनो, कोई भी पूछे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की मिथाइल, तो हम लोग कहते हैं टर्शरी अल्काइल, चूंकि हमारे माइंड में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है। और जब ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछ देता है तो हमसे गलती होती है।
इसलिए अब आपके पढ़ने का नजरिया गौर से सुने। कोई भी अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो आप कहेंगे अगर प्लस आई इफेक्ट के लिहाज से, प्लस आई इफेक्ट से पूछा जाएगा तो टर्शरी अल्काइल। लेकिन यही अल्काइल ग्रुप अल्कीन से कनेक्टेड होगा तो मिथाइल सबसे ज्यादा डोनर, मतलब मिथाइल के बाद प्राइमरी होगा। समझ में बात आई या Yes, नहीं sir. आई? हाँ, कोई भी अगर आपसे कह रहे मिथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, आप कहिए हाँ हो सकता है अगर हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो। सुना सारे लोग? तो ये नजरिया पढ़ने का होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ऐसे पूछे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो हम टर्शरी अल्काइल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट रहता है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप व्हेन इट इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो फिर वहां आप सिर्फ रटे रहिएगा टर्शरी अल्काइल, तो नहीं, तो आपको कहना मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें 3 अल्फा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। कोई भी प्राइमरी लोगे तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन आएगा, कोई भी टर्शरी ले लोगे 0 ही आएगा जब वो अटैच होगा बेंजीन से। तो सुना सारे या अल्कीन से? तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसे कोई भी आप डायरेक्ट पूछे कि बताओ, इसलिए जब हम लोग अल्काइल ग्रुप का जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारे माइंड में प्लस आई इफेक्ट रहता है। तो आपसे एनसीईआरटी ने पूछा व्हाई अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हेन इट इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो आपका ये इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। व्हाई अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये तो सब जानता है, थोड़ा प्लस आई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है व्हाई अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग व्हेन इट इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो कहिए इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये 2 लाइन बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको 12 हर दिन मैं रिपीट करता हूं कि ऑर्गेनिक पर डे पढ़ने से होगा। कोई सब कंसेप्चुअल है, लेकिन आप ये सब याद तभी होगा जब पर डे आप पढ़िएगा, वरना आपको सिर्फ यही रटा रहेगा और क्वेश्चन इस तरह का दे देगा तो आपसे गलती हो। तो ये ऑर्गेनिक पर डे पढ़ने की चीज है। आप सोचेगा हाँ नंबर लाना हो स्कूल लेवल पर वो एक अलग मैटर है, आप 4 साल का पेपर कर लीजिए, नंबर आ जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को चले जाइए पढ़ के, आपको आ जाएगा नंबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि पढ़िए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. No, sir. एक second. पीछे वाले दिखा दीजिए सर। अच्छा पीछे, हाँ अच्छा, हाँ चलिए लिखिए। इसलिए मैंने ये प्रूफ करके तब मैंने कंक्लूजन लिखा है कि आपके माइंड में कुछ आए, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ या ना? समझ आ आया, गया। sir. कुछ ही बच्चे कह रहे हैं ये गौरव साहू को आया कि नहीं, गौरव जी? Yes, sir. और क्या नाम है, यशवर्धन जी आ रहा है समझ में? यशवर्धन जी? Yes, sir. यस, थैंक यू। मानस जोशी कुछ आ रहा? मानस जोशी, सॉरी मानसविन शाह। Yes, sir. थैंक यू। सर ये लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. No, sir. नो सर, देखिए ये नो आ गई, वेरी गुड। इसलिए कोई भी अगर आप पूछे हाँ अल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होता है, तो हाइपर कंजुगेशन भी और प्लस आई भी। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो टर्शरी ज्यादा है, हाँ, लेकिन कहा जाए अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड तो मिथाइल ग्रुप सबसे पावर है। ये लिख लिए थे आप लोग? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। No, sir. हाँ लिखिए।
Done, sir. डन, थैंक यू। सर बस एक सेकंड। अच्छा ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांशी, ये बेचारी 1 महीना के बाद यस सर लिखी है शायद। लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो बताओ हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन सब बोलो सारे लोग मिलके। नंबर 1, इट गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। लेकिन जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन लगाएंगे तो हम देखेंगे हाइपर रेजोनेंस है कि नहीं। हम ये सब बातें अपने लैंग्वेज में लिख लो, जब जो मैंने लिखवाया ना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कोई जरूरी नहीं कि टीचर अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो। जब भी अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे हम सबसे पहले रेजोनेंस को देखेंगे। रेजोनेंस सब्सटेंस होगा तब हाइपर कंजुगेशन। हम इंडिविजुअल अफेक्ट का रोल पढ़ रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन और अल्कीन के स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो जितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। लेकिन 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 सिर्फ हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को बताएगा? नो। तो ये सब बातें आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं वहां पर कि हम रेजोनेंस को देखेंगे। रेजोनेंस नहीं होगा देन हम हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? पहला पॉइंट। Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. दूसरी एप्लीकेशन थी कि भाई इट गिव्स द आइडिया ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अब कोई भी आपसे पूछे, देखो आप एक बात और, ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप की पहचान वही होती है विशोज। अब देखो मैं लिख देता हूं, विशोज प्लस एम अफेक्ट तो होगा ही जो आप पढ़ चुके हैं, एंड अब ये नया लाइन प्लस एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब अल्काइल ग्रुप, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्काइल ग्रुप, भाई उसी तरह मैं लिख देता हूँ प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, ऑर्थो पैरा भी है, एक्टिवेटिंग भी। इस तरह प्रैक्टिस कराया था ना प्लस एम में, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चूंकि देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, आप चूंकि 11th में है तो आप पूरी चीज एक साथ नहीं पढ़ाया आप। तो आप याद रखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की दो पहचान, जो प्लस एम हो मतलब की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव, दूसरी पहचान हाइपर कंजुगेशन प्लस एच अल्काइल ग्रुप। ये कंक्लूजन पॉइंट हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप की। और मैं आप देखिए नोट्स में तो वीकली एक्टिवेटिंग में मिथाइल लिखा गया, देखिएगा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और मिथाइल। जी सर। समझ? हाँ, तो ये याद रखिएगा कि मिथाइल का भी जब भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल से तो याद रखेंगे कि तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, ये कंक्लूजन हो गया विशोज प्लस एम एंड प्लस एच। लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखिए वेरी गुड, आगे बढ़ें चलिए। Yes, तो sir. ये था, हाँ ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। अब लगिए लास्ट टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा सॉरी एक एप्लीकेशन और लिख लीजिए, 1 मिनट। दो हुआ कि 3 हुआ है? मैं समझा 3 हो गया। 3 हुआ कि 2? दो चलिए, हाँ ये भी लिख लीजिए। इट गिव्स द आइडिया ऑफ हीट ऑफ कंबशन तो पढ़ चुके हैं ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन सब लोग पढ़ चुके हैं। Yes, sir. ऑफ अल्कीन बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन देखो हीट ऑफ कंबशन देखने के लिए क्या देखते हैं, मैं उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से देख, कि तुम्हें सारा क्वेश्चन हो जाए। और से सुनो, जब भी हीट ऑफ कंबशन को देखना हो तो सुनो अच्छे से, स्टेप फर्स्ट हम पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करेंगे। सुना सारे लोग? कार्बन एटम ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली, क्योंकि जितना कार्बन जलेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. दो कार्बन तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हीट ज्यादा रिलीज होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन, जगह कमी है, जब कार्बन सेम रहे देन हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। समझा? तो हीट ऑफ कंबशन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मतलब जितना अल्कीन स्टेबल होगा तो वो सही से तो नहीं जलेगा ना, जब सही से नहीं जलेगा तो कंबशन की एनर्जी कम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बहुत आसान है। पहले हम स्टेबिलिटी नहीं लगाएंगे, एकदम सतर्क रहिएगा। मैं इसलिए अब प्रायोरिटी ऑर्डर में देख लीजिए, चूंकि जगह की कमी थी। आप स्टेप फर्स्ट सबसे पहले कार्बन, पहले स्टेबिलिटी नहीं, कार्बन, उसके बाद स्टेबिलिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, ओके। मैट्री आप आई हैं? आप मैट्री, हेलो, आप क्लास, आप ओरिजिनल, अच्छा चलिए ठीक है। कहाँ थी आप इतने दिनों से? छुट्टी पे थी? नहीं सब अपने घर आ रही थी मैं। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सुबह में भी आ सकती हैं अगर आना चाहें तो, एकदम केमिकल बॉन्ड चल रहा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। पढ़ना चाहे निष्कर्ष सर से सारा शेड्यूल ले लीजिएगा। Yes, अभी sir. हाँ, जो भी एक आध महीना और अच्छे से 11 का रिवीजन हो जाए और मजबूत हो जाए आप लोग। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. बोलिए। हाँ चलिए, तो मैं वही कह रहा था, सारे लोग एक दफा और रिवीजन कीजिए। हीट ऑफ कंबशन देखना तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ कार्बन। Number of carbon. हाँ, जैसे मिसाल छोटे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1, या मैं ऊपर ही पहले लिख देता हूं, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। एग्जाम्पल फर्स्ट, मीथेन, इथेन, सी प्रोपेन या ब्यूटेन। डायरेक्ट बताओ किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी? सी, फिर बी, फिर ए। बोलो बोलो बोलो, गवाही दो। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार, आया कि नहीं? Yes, sir. यस, तो बस एग्जाम्पल 2, हीट ऑफ कंबशन। कार्बन को देखिए, कार्बन को देखिए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब आइए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, सारे लोग ध्यान दें कि आपके पास पेंटेन है, पेंटेन का नाम सुना ही होगा, नॉर्मल पेंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 3 2 5 बी आपको दे देगा, सब लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, न्यू पेंटेन। बताओ हीट ऑफ कंबशन, तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे Number of पहले क्या carbon देखोगे? atoms. कार्बन। बताओ दोनों में कार्बन सेम है कि डिफरेंट है? Same है sir. सेम है। तो फिर किसको देख चेक करोगे? Stability. तो सर यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो लॉजिक लगाओ, जो हाइड्रोकार्बन जब पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड, स्फेरिकल हो जाएगा, क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जितनी ब्रांचिंग होती है ना, देखो याद रखना, ब्रांचिंग बढ़ती है as branching increases in alkene, so then stability increases। इसलिए देखोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो जितना स्टेबल होगा उसको मोर हीट चाहिए, ये कहने स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर बताओ किसका ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन? ए का। अरे बोलो ना, जो मोर स्टेबल उसका हीट ऑफ कंबशन कम ना होगा? कोई बोल ही नहीं रहा हो यार। Yes, sir. आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। Yes, sir. थैंक यू। सर हाँ बोलिए। मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा सर, पिछला वाला पेज दिखाना एक बार। हाँ देखिए देखिए, हाँ इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइंटिस्ट। ले लिया सर। थैंक यू, इसका भी ले लीजिए, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल 3, इसका जल्दी से हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना। मैं इसके बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक इसके बाद एक और, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ बताओ, इसमें जब भी ना समझ पाए तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चेक कर लो। आप पहले देख लो, जब भी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस तो नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन लगाओ। चलो बताओ, बताओ मोर सर स्टेबल पी कौन कम है? होगी सर।
स्टेबल B- भी है सर। हाँ B वेरी गुड, हाँ resonance जब भी पे। तो हाँ वेरी गुड। रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? यस सर सर। हाँ हाँ एक हो ज्यादा होगा जाएगा। सर। हाँ एक आधा है, बोलो आया कि नहीं? यस तो सर। समझो सारा कंसेप्ट वही हाइपर कंजुगेशन पर स्टेबिलिटी चेक करने आएंगे तो सब आ जाएगा। बोलो गवाही दो, हाँ या ना? यस सर। यस, sir. थैंक यू। आगे बढ़े। यस सर। लास्ट क्वेश्चन इस पर करो, देखो बना के। चलो आराम से आंसर दो। सर एक ही ज्यादा होगी सर हीटर। वेरी गुड, एक ही ज्यादा होगी। बी का ज्यादा वो होगा, क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। क्यों? स्टेबिलिटी कम है। ठीक है। अल्फा आइडोन कार्बन कितने? देखते हैं एक मिनट। अल्फा आइडोन कितने इसमें? 3 2 5। इसमें अल्फा आइडोन कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए तो है, लेकिन हीट ऑफ कंबशन देखने के लिए हम कार्बन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए ए ही का ज्यादा होगा। समझ में आए? मोस्ट प्रायोरिटी कार्बन। बोलो गलत हो गया कि नहीं यहाँ पर? बोलो ना। क्यों? आप कोई कहेगा अरे स्टेबल है, अरे भाई यहाँ कार्बन ज्यादा है, कार्बन जलेगा तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सब कुछ इसमें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाइड्रोकार्बन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन खुद आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। अल्कीन का रिएक्शन H2 के साथ निखिल, वहां भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये बहुत आसान, इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन कंपटीशन में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में पूछता है। ये टेम्पोररी इफेक्ट है, याद है? परमानेंट इफेक्ट 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। अच्छा बताओ इसको परमानेंट इफेक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। होगा सर। हाँ, Yes. किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। उसी तरह रेजोनेंस में कंजुगेशन जहां भी होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ या ना? जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. उसी तरह हाइपर कंजुगेशन में, जो कल हर्षित नाम के एक स्टूडेंट ने पूछा था क्या है कॉज, वही कहना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH जब अल्कीन से कनेक्टेड होगा तो वहां भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, अपने आप होगा, किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। बोलिए हाँ या ना? यस हेलो सर। एवरीवन। यस सर। यस, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पोररी इफेक्ट है। अब टेम्पोररी इफेक्ट क्यों कहा गया? कि ये किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। जैसे कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी अटैकिंग रिएजेंट। मैं भी बताऊंगा एग्जांपल देके, पहले समझो। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये प्लस माइनस होगा, वो डिसाइड करेगा। इसी को इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं। द इफेक्ट इन व्हिच ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो बोलो, बहुत आसान है। अरे बोलो ना भाई, सबको कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सबको समझ में आया? आप खुद सोचो, अगर अटैकिंग रिएजेंट को हटा दोगे तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, जैसे तुम केमिकल बॉन्ड में भी पढ़े थे। देखो ये इसकी पोलैरिटी 0 है, किसी पोलर को ले आओगे तो इस Cl में भी पोलैरिटी आ गई थी कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी। इंड्यूस्ड डाइपोल। Yes, अरे sir. बोलो, याद आया? यस सर। हाँ, पोलर नहीं रखोगे तो फिर ये ओरिजिनल पर आ जाएगा, पोलर हटा लोगे तो टेम्पोररी पोलराइज्ड है, यानी अटैकिंग रिएजेंट जरूरी है। समझा? जैसे मैं मिसाल दोबारा देता हूं कि खुद सोचो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, हमें H प्लस का अटैक कराना। अभी H प्लस डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हो। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर इधर होगा तभी ये नेगेटिव होगा, तभी H प्लस अटैक करेगा, तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। अगर H प्लस हटा देंगे तो ये एज इट इज रहेगा, कोई कुछ नहीं होगा।
तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बोलो हाँ या ना? कोई पूछ ही Yes, नहीं sir. रहा यार। हाँ, तो टॉपिक डालो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबको समझ में आया? बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा जब आप मार्कोनिकॉफ रूल सब पढ़िएगा हाइड्रोकार्बन में, तो बस इलेक्ट्रॉन का कैसे एरो से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां आपको थोड़ा बहुत काम आएगा। ऐसे इसका कंपटीशन में कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। चलिए लिखिए, द इफेक्ट इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे तो चलेगा, फ्रॉम one atom to another atom joined by multiple bond। आगे का 9 लिखना जरूरी है, वो नहीं लिखेगा नंबर नहीं देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट वही होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, वो डिसाइड करेगा कि कैसे पोलैरिटी आएगी। इस कॉल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो, मैं बच्चों की तरह तो लिखवाऊंगा नहीं, स्कूल में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई आप बताइए कैसे क्या क्या डिफरेंस लिखिएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पहला क्या लिखिएगा? परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अरे बोलिए, सब डिफरेंस लिख लीजिएगा ना, डिफिनेशन तो दोनों की बता दी गई है। अरे बोलिए ना हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, अब वो 9th 10th की तरह बच्चे की तरह तो लिखा ही नहीं जाएगा कि डिफरेंस, वो डिफिनेशन सब पॉइंट रिमार्क्स नोट्स ये सब लिखा दिया गया है। आप उसी के बेसिस पर डिफरेंस तो लिख ही सकते हैं। लिख लिया? Yes, sir. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर। ओके, तो जिधर पाई का एरो का साइन होगा तो उधर ही H+ अटैच्ड होगा। दूसरे कार्बन पर प्लस आ जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं समझ में? अच्छा, Yes, sir. अगर हम यहाँ पर गौर से सुनो अच्छे से, हम यही H+ रखें और यहाँ Cl लगा दें मान लो, तो अब बताओ क्लोरीन की वजह से -I इफेक्ट आ जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ H+ का अटैक किधर होगा? इस नेगेटिव पर होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। तो अब पॉजिटिव दूसरे साइड में आ जाएगा। ये तो खुद आपको देखिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें खुद एनालाइज हो जाएगा किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, तो उसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. एक सेकंड सर। हाँ लिखिए लिखिए। अब आपको बस बाद के टॉपिक में अब कुछ नहीं है, सिर्फ +I -I +M यही आने वाला मुझे है। नानी दियो पहले करी तो ना था तो दे दा ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताएं। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? तो Sir. ये देखिए, अब हम लोग GOC में क्या क्या पढ़ा बताइए।
रेजोनेंस के बाद क्या पढ़ा था? रेजोनेंस पूरा पढ़ लिया आपने, रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ा, समझा कि नहीं, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। और उस रेजोनेंस के बेसिस पर आपने ये पढ़ा कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम क्या क्या देखते हैं, 1 से लेकर 5 या 6 पॉइंट तक था, एरोमेटिक है या एंटी है या नॉन है। उसके बाद बताया गया था ऑक्टेट रूल, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये सब सही रहे तो पोलर नॉन पोलर, नॉन न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर दोनों पोलर है तो हम चार्ज को देखेंगे, पॉजिटिव शुड बी प्रेजेंट और मोर पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब सब पे चार्ज है तो हम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज देखेंगे। और लास्ट पॉइंट था बेंजोइड रिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक आपने पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद आपने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई जब भी रहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पहचानने का दो तरीका, अल्काइल ग्रुप और एनायनिक स्पीशीज। एनायनिक स्पीशीज में मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, कार्बन माइनस, एन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, एफ माइनस, कार्बोक्सिलेट। उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्लस आई के लिहाज से। माइनस आई इफेक्ट आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से पढ़ा कि माइनस आई होता है। उसमें याद रखने का तरीका था, ना फरहान ना ऋतिक, और क्या था उसके बाद, ना फरहान ना ऋतिक, ना ओमपुरी सर। ना नवमपुरी। हाँ, नहीं नवमपुरी से हीरा लाल था ना, हीरा लाल। हीरा लाल, हीरालाल yes. नवमपुरी। हाँ, हीरा लाल ना ओमपुरी। उसके बाद एसपी ना हीरा लाल ना ओमपुरी के बाद सल्फो के बाद, हाँ सल्फो के बाद था साइनाइड। उसको भी याद करना है लेकिन उतनी लैंग्वेज मत पढ़िए, एकदम आसान ट्रिक्स है। साइनाइड, sp हाइब्रिडाइज, sp के बाद sp2 में अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ दहेज में कीटोन जाएगा, वो साथ हो जाएगा। उसके बाद देखना है बैक बॉन्डिंग वाला। तो बैक बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा था एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड के बाद डायरेक्ट टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एस्टर अमाइड। बोलो हाँ या ना, यही था ना। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए। हाँ, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एस करेक्टर था, उसके बाद फेनाइल था, उसके बाद डबल बॉन्ड था, लास्ट में हाइड्रोजन था। तो ये था। उसके बाद प्लस एम था। प्लस एम में भी वही बताया गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस। प्लस एम की पहचान की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना। प्लस एम जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग होता है। हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा होता है तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो हाइड्रोजन जो है उसके बारे में दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। हाइड्रोजन के एटम पर लोन पेयर है, प्लस एम तो होगा लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन का दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का है। जैसे ये चारों ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। माइनस एम इफेक्ट के बारे में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस। बाकी बोर्ड स्कूल वाला तो डिफिनेशन में लिखा ही चुका हूँ। और उसकी पहचानने का दो तरीका है, ए डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ए डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, या ए ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी कहना है विथ की एटम विथ नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बताया गया था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। हाइपर कंजुगेशन आपने पढ़ लिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड या वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसको हाइपर कंजुगेशन। समझा कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब अल्कीन C+ C फ्री रेडिकल होना चाहिए, उससे अटैच कार्बन sp3 कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। समझा कि उसकी एप्लीकेशन ये है कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मोर अल्फा मोर स्टेबिलिटी। लेकिन अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे रेजोनेंस है। रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कंजुगेशन को देंगे। अगर रेजोनेंस होगा, लाख अल्फा हाइड्रोजन हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबल होगा। उसका सेकंड बताया गया कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग होता है और वीकली एक्टिवेटिंग होता है, कार्बन पर लोन पे नहीं, लेकिन कहीं फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अगर ऐसे केमिस्ट्री में कुछ पूछा जाए ऑर्गेनिक में कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो अगर हम कहेंगे प्लस आई है तो टर्शरी है। लेकिन अगर यही ग्रुप अल्कीन से कनेक्टेड होगा तो मिथाइल सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर टर्शरी होगा व्हेन इट इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। हाइपर कंजुगेशन की तीसरी एप्लीकेशन थी हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। अगर हीट ऑफ स्टेबिलिटी सेम रहेगी तो हम कार्बन एटम स्टेबिलिटी को देखेंगे, मोर स्टेबल लेस हीट ऑफ कंबशन। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? आया सर। यस सर।
तो अब घर पर भी इसी तरह पढ़ें। ये था पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले। मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा दिया कि इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं सब में वही आने वाला है, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम। कार्बोकेटाइन की छोटी सी डिफिनेशन है बस, स्टेबिलिटी वही प्लस आई माइनस आई। ऑर्गेनिक की खास बात यहाँ तक खूब पढ़िए, खूब रेजोनेंस का जितना पढ़ाया गया है, जितना दफा हो उतनी दफा खूब पढ़िए। इसके बाद सिर्फ प्लस आई माइनस आई आने वाला है। अब प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन यही आने वाला है। इतनी दफा पढ़िए कि इन सब में कोई दिक्कत ही ना आए आपको। कार्बोकेटाइन का आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे जब आपको प्लस आई माइनस एम प्लस एम माइनस एम नहीं है। कार्बोनाइन फ्री रेडिकल सब उसी पर है। तो मैं इसलिए बताता हूं कि आपको पढ़ने का स्टाइल भी मालूम हो कि हम ऑर्गेनिक को क्या। अब तक जितनी ऑर्गेनिक पढ़ाई गई है नोमेनक्लेचर के अलावा, इसको एकदम गांठ बांध के इतनी मजबूती के साथ पढ़िए कि आपको देखते ही माइंड में इमेज बन जाए, आंसर ये फिंगर पर आने चाहिए और आएगा। कोई टफ नहीं, नो न्यूमेरिकल आपको जरूर आएगा अगर उसी लिहाज से पढ़िएगा तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक कैसे पढ़ना है? चलिए अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा चलिए मैं इसमें ये बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये भी क्वेश्चन आएगा स्कूल लेवल पर कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज माने बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसमें दो होता है, एक को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? होमोलिटिक क्लेवेज। हाँ, क्लीवेज का मतलब फिजन ब्रेक होना, क्लीवेज, या इसको आप फ्यूजन भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और एक होता है हेट्रोलिटिक। इसमें कुछ नहीं, एक एक लाइन की डिफिनेशन लिख लीजिए कि होमोलिटिक का मतलब ये होता है, देखिए जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक पर एक जाएगा और एक पर एक जाएगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। और जब फ्री रेडिकल बनिएगा तो हम कंडीशन बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। कब बनेगा तो उसका कंडीशन मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। हेल्पर, जहां पर देखो जैसे लिख देगा आप, हाइड्रोकार्बन में पड़ेगा CH4 + Cl2, लिख देगा लाइट, अल्ट्रा वाले लाइट, समझ जाइए इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। हेल्पर वर्ड जहां पर भी लिखा हो तो हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड जब भी रहेगा तो फ्री रेडिकल बनता है और होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो वो सब मैं ट्रिक्स दूंगा, लेकिन पहले तो ये समझें कि होमोलिटिक का मतलब क्या होता है। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू ईच एटम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा फ्री रेडिकल। ना इस पर चार्ज आएगा, ना केटायन, ना एनायन। तो इसकी कंडीशन होती है। तो जब मैं फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी कंडीशन बता दूंगा कि रिएक्शन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको Br2 का रिएक्शन देगा, कुछ नहीं लिखा होगा, नो फ्री रेडिकल, लेकिन यहीं पर अगर लिख दे लाइट तो फ्री रेडिकल बनेगा। यही ऑर्गेनिक की खास बात है, इसलिए कहा जाता है GOC नहीं पढ़िएगा ना तो आपको कुछ आगे आएगा ना। और GOC में भी जो अब तक आपने पढ़ा वो तो आपको फुली एकदम पूरी दुआ, जो आप संस्कृत सब जैसे आप हैं उस मजहब के लिहाज से जो याद रहता है उसी तरह याद होनी चाहिए, कंसेप्ट के साथ। अरे बोलिए ना, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं। यस सर। हाँ हाँ, तो मजा आएगा आपको बहुत। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसी तरह पढ़िए। इन दिस क्लीवेज 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू ईच एटम। कंडीशन हम डिटेल में पढ़ाएंगे, समझा? वो हम बताएंगे आपको, घबराइएगा नहीं। इन दिस क्लीवेज बोथ इलेक्ट्रॉन, बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों गोज टू आइदर 1 एटम। आप खुद सोचो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों एक पर जाएगा तो अब प्लस माइनस बनेगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहे हो भाई। यस सर। हाँ, ये मैं जगह नहीं थी तो इस तरह बना लीजिएगा। तो ये है, तो ये ऐसे आपके ऊपर है। एरो चाहे इधर जाए इधर जाए, प्लस माइनस तो बनेगा ही। अरे बोलिए ना। यस सर। इसी को कार्बोकेटाइन, इसीलिए मैं पढ़ाया नहीं, अब मैं इसके बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसलिए घर पर खूब पढ़िए। प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन का 2 केस, हाइड्रोजन में क्या होता है ये पढ़ लीजिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे देखते हैं ये सब देख लीजिए। कंजुगेशन, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा,
उसकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या, ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वही सब चीज रिपीटेड होंगी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। तो ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। अब इसके बाद इंटरमीडिएट बनता है, यही है असल टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें मैं 5 मिनट पहले मैं भाषण दूंगा। इंटरमीडिएट, अब देखो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जब प्रोसीड होता है ना ऑर्गेनिक में, तो पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। इस कैसे पता चलेगा, जब मेन चैप्टर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, जैसे हाइड्रोकार्बन में 12 बोलता हूँ, जब उसमें मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, उससे पता चलेगा कि इंटरमीडिएट है कि नहीं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। अब गौर से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, केमिस्ट्री में या डेली लाइफ में भी बताइए, जब दो आदमी के बीच में कोई मसला होता है, वो मसला सॉल्व नहीं होता है, तो हम बीच बचाव के लिए थर्ड आदमी को भेजते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जाना। यस सर। हाँ, डेली लाइफ में भाई मसला, जैसे अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें बीच बचाव का काम होता है, इंटरमीडिएट। तो गौर से सुनो, जिस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनेगा वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा। ऑर्गेनिक जब तुम पढ़ोगे मेन चैप्टर में, तो रिएक्शन जो होती है ना केमिस्ट्री में, 1 स्टेप में भी होती है और सेकंड 1 स्टेप में भी होती है और एक से ज्यादा स्टेप में भी होती है। जब भी एक से ज्यादा स्टेप में होगा, समझ जाइए वहां इंटरमीडिएट बनेगा। भाई मसले का हल नहीं होता, बहुत सारी बैठकें होती हैं, तो एक से ज्यादा स्टेप में मसला सॉल्व होता है। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो ऑर्गेनिक में जब भी इंटरमीडिएट बोले तो 3 मेन होता है, कार्बोकेटायन C पर प्लस। देखिए डिफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन को हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बगैर आगे जो रिएक्शन सब आएगा वो कंप्लीट नहीं है। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है मैं इसलिए बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको 5 मिनट। तो जब भी ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट की बात हो तो हमारे माइंड में 3 आना चाहिए, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। और लास्ट में खुद सोचिए, जब कार्बोकेटायन बन जाएगा C पे प्लस, तो लास्ट में रिएजेंट अटैक करता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो लास्ट स्टेप यही पढ़ेंगे, अटैकिंग रिएजेंट, GOC का लास्ट टॉपिक। उसके बाद आइसोमर शुरू होगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रिएजेंट, यही अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब भी ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट बोले तो कितनी बातें होंगी, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। एक बात, दूसरी बात सारे लोग बताइए, इंटरमीडिएट जब बनेगा तो वो 1 स्टेप प्रोसेस होगा कि एक से ज्यादा स्टेप में होगा, जल्दी सर बताइए। मल्टी स्टेप। हाँ मल्टी स्टेप, वेरी गुड। वो भाई आप मेन चैप्टर में पढ़ेंगे और स्कूल के एग्जाम में आता भी, राइट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा स्टेप, और जहां भी एक से ज्यादा स्टेप होगा वहां इंटरमीडिएट जनरली बनता है। कहीं पे कार्बोकेटाइन बनता है, कहीं पे कार्बेनाइन बनता है, कहीं पर फ्री रेडिकल बनता है। अब आइए कि ये चीज क्यों पड़ा, इसका क्या रोल है ऑर्गेनिक में, तो वो भी हम बताएंगे। पहले यहां तक लिखिए आप। सर सर पिछली स्लाइड लगा सकते हैं? ओके, क्यों पिछले में कहा था, कुछ नहीं था। नहीं सर, वो मैं लिख नहीं पाया था सर। नहीं सर, ये इससे नहीं, पिछली वो जो डेफिनेशन लिखवा रहे थे सर आप, हेटेरोलिटिक की। तो मैंने शायद हटा दिया। सर आप बस मुझे इतना बता दीजिए, उसके आगे क्या था, इन दिस क्लीवेज बोथ हैंडेड बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोज टू आइदर वन एटम, किसी एक पर जाएगा। बस सर हो ओके, गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए। तो अच्छा ये लिख लीजिए सारे लोग। ये लिखिए।
सर डन सर। गुड। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा 5 मिनट और 2 मिनट और दीजिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत काम है कि सर इंटरमीडिएट में हम क्या डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिए आप अच्छे से। आपके पास रिएक्टेंट है, आपके पास इंटरमीडिएट है और प्रोडक्ट है, ये भी आप लिख लीजिएगा। अभी रुक जाइए। आप सब लोग जानते हैं कि इफ रिएक्टेंट इज स्टेबल, तो आप कहते हैं ना देन रिएक्शन इज स्लो। भाई जब ये स्टेबल है तो आगे बढ़ेगा नहीं, बहुत ही Yes. स्लो होगा। देन Yes. रिएक्शन इज स्लो। गौर से सुनिए, देन रिएक्शन इज स्लो। आप गौर से सुनिए। दूसरा पॉइंट, हम इंटरमीडिएट क्यों पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट में क्या पढ़ेंगे वो आप सेकंड पॉइंट से क्लियर होगा। इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल then reaction would be faster. This is very important. गौर से सुने। दोनों लैंग्वेज, स्टेबल का मतलब स्लो, लेकिन यहां देखना है कौन स्टेबल है। अब मैं उसका रीजन बता रहा हूं, फास्टर। इसकी मिसाल बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। खुद सोचिए, ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, सी जो बचाने जा रहा है, दोनों में सुलह करने जा रहा है, ये जितना स्टेबल होगा, ये जितना अच्छा होगा, तो इस दोनों में मिलाने की रेट भी फास्ट होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अब ये जाके लड़वाएगा, ये अनस्टेबल होगा तो ये और लड़वा देगा। अरे बोलो भाई, तो ये जितना स्टेबल होगा इस दोनों के बीच में मिलाने की रेट फास्ट होगी कि नहीं, जल्दी बोलो। यस यस सर। हाँ, तो ऑर्गेनिक कहता है कि ये जितना स्टेबल होगा, तो गौर से सुनो, ये जितना स्टेबल, इसका मतलब ये फास्ट, ये रिएक्टिव था तभी तो स्टेबल इंटरमीडिएट दिया। अरे बोलो। यस सर। अरे है, बोलो ना। यस सर यस सर यस सर। जी सर। तो ये, हाँ तो बस वही है, इंटरमीडिएट अगर कोई स्टेबल दे दिया तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो, रिएक्शन वुड बी फास्टर। इसलिए जब भी आप मेन चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, पूछेगा बताओ इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। जब भी ऑर्गेनिक में किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए, रेट पूछी जाए, बताओ ये स्लो है या फास्ट, तो हम माइंड में ये लाएंगे कि हम चेक करेंगे उस रिएक्शन में कि कोई इंटरमीडिएट है या नहीं, चाहे कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो, फ्री रेडिकल हो। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस रिएक्शंस की रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। दैट द रीजन अभी जो जितना टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हम यही बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आपको क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है ऑर्गेनिक में, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये सर क्वेश्चन हुआ, लेकिन लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन क्यों बना, हम क्यों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, ऑर्गेनिक में रिएक्शन उतना ही फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन पहला यही बनेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। पूरा टॉपिक 2-3 क्लास तक यही चलेगा। कार्बोकेटाइन को आप समझ जाएगा तो कार्बेनाइन वगैरह सब में टाइम नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes sir. तो सारे लोग बताइए, हम इंटरमीडिएट में क्या चीज की बात करेंगे? स्टेबिलिटी। Stability की हाँ, वेरी गुड। तो इसीलिए पढ़िएगा, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों? जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। और जब आप मेन चैप्टर पढ़ेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप चेक करेंगे कि उसमें कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, हाँ अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो हम रिएक्टेंट को चेक कर लेंगे। चलिए लिखिए सारे लोग। सर लिख लिया? यस सर। टॉपिक डालिए, कार्बोकेटाइन। द ऑर्गेनिक स्पीशीज
डेफिनेशन बहुत आसान है, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलिटिक क्लेवेज से बनेगा ये। लिख लिया? यस सर। अब एक ध्यान सेकंड दीजिए, सर। हाँ, कार्बो के टाइम पर ध्यान दीजिए। लिख लिया? एक सेकंड। लिख लिया सर। देखो कार्बोकेटाइन जो बना है इसके बारे में कुछ बातें गौर से सुनो। सबसे पहला डॉट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये, हाँ या ना जल्दी बताओ, इसलिए तो ये अनस्टेबल है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पहली बात, अनस्टेबल। तीसरी बात, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताओ क्यों 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जल्दी बताओ। 2 2 4 2 6। अरे यार बोलो ना, हाँ या ना। कार्बन is sp2 hybridized generally। किसी किसी केस में sp हो जाता है, एक केस में जनरली sp2 hybridized। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। हाइब्रिडाइजेशन सभी पूछता है, याद रखें, छोटी छोटी बातें हैं। अब आइए, अगर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सारे लोग और से सुने। बस यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस आई माइनस आई जो आप पढ़ चुके हैं वही सब चीजें रिपीट होंगी। लिख लिया सारे लोग? तो वो सिस्टम वाला कौन सा पॉइंट है, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, यस सर। इसलिए इसमें वैकेंट पी दिया है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। दीदू ने फ्रिज खुला छोड़ दिया है। अरे गौरव क्या बोल रहा हो भाई, फ्रिज लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। हाँ भाई, फ्रिज बंद करवाओ भाई, ठंड लग रही है। यहाँ देखो, गौर से सुने सारे लोग। अब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। चूंकि जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। ध्यान दे, पहले जनरल कंसेप्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री ये कहता है कि जितना चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एनर्जी बढ़ती है, ये रूल है, और स्टेबिलिटी घटती है। ये केमिस्ट्री, पहले इस लाइन को तुम पढ़ के दिमाग में रखो। चार्ज बढ़ेगा, इससे ये साबित हुआ कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो चार्ज पर डिपेंड करेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज कम होगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पहले कंसेप्ट समझो सारे लोग, माइंड में आया या नहीं आया? अरे बोलो। इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज, जितना ये कम होगा, कोई भी सिस्टम जितना कम करेगा चार्ज को, तो स्टेबिलिटी को बढ़ जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? पहले ये लाइन, ये स्लाइड सबको समझ में आया? यस सर। जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात होगी तो हम ये कहेंगे चार्ज कम होना चाहिए। अब चार्ज कैसे कम होगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये सबको समझ में आया बेसिक चीजें?
चार्ज कम होनी चाहिए। यस Yes. सर। हाँ, अब देखो सारे लोग ध्यान दो, लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। देखिए अब देखो कैसे होगा, पहले गौर से सुनो। मान लो ये C पर प्लस है, जनरल व्यू सुनो, जनरल, फिर उसको हम स्टेप वाइज समझाएंगे। जनरल चीजें पहले समझो। स्वास्थ्य समझ रही हैं आप? यस सर। प्लस है, मान लो इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है, Y अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब ये कुछ भी हो सकता है, प्लस I भी हो सकता है, अगर रेजोनेंस है तो प्लस M भी हो सकता है, और हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन पर एकदम अच्छे से सुनो, पहला डिटेल में सुनो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म कर रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो चार्ज घट रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पहले कंसेप्ट समझो। तो जब भी तुम्हें कहे राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो चार्ज कम होना चाहिए। चार्ज को कम कौन करेगा? तो इसी के लिए देखना है कौन प्लस आई है, कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। प्लस आई अगर है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब हम इसको रट के पढ़ेंगे, डायरेक्टली पूछना है तो समझ में नहीं आएगा, भूलेंगे। तो वही जिसको प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन होगा ही नहीं उससे। वो लाख पढ़ ले, लाख रट के चले जाए, स्कूल में पास हो जाइएगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। उसी तरह इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम आपको प्लस आई में, अब यहां देख लो, अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई वाई ग्रुप है, अब वाई अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चाहे कैसे भी ले, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को माइनस आई भी कहते हैं, माइनस एम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन आपको नहीं है, यहाँ पर माइनस आई एच नहीं पढ़ना है, तो इसलिए याद रखें हाइपर कंजुगेशन तो देता है। तो अब बताओ यहाँ जब कोई चीज खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Yes, sir. हाँ, तो स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. इससे क्या साबित हुआ कि प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस आई घटाता है, प्लस एम बढ़ाता है, माइनस एम घटाता है। तो ये सब Yes. इस तरह सोच सोच के पर, तो स्टूडेंट को क्यों ऑर्गेनिक टफ लगती है? वो बेचारे ये रिजल्ट को रट लेते हैं, वो समझते नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना, चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये है मेन कंसेप्ट। बस अब आपको चेक कर लेना है कि कौन प्लस आई है, कहां पे हाइपर कंजुगेशन होता है, कहीं पर रेजोनेंस होता है, वो आपको अब चेक करना है, चूंकि पढ़ चुके हैं। लेकिन कंसेप्ट यही है, अब इसमें कंफ्यूज ना हो। चार्ज कम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होगा वही चार्ज को कम करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के स्टेबिलिटी इनवर्सली। तो ये सब समझ के याद करना एक अलग हो सकती है वजह, लेकिन समझ के आपको ये मेन कंसेप्ट यही है, चार्ज कम होना चाहिए। अब इसमें वही पिछला कंसेप्ट आपका इस्तेमाल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो चलिए कल के लेक्चर में हम इसके आगे शुरुआत करेंगे। जब तक आप प्लस आई प्लस एम माइनस एम को अच्छे से देख कर आइएगा, बैक बॉन्डिंग ये सब को देख लीजिएगा।